वेलकम टू द चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से बीपीएससी के द्वारा जितने भी अपने पिछले एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों हम एक वीडियो में देख लेंगे। इससे पहले कि एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास से जो भी सवाल पूछा गया था उसका सारा का सारा सवाल दोस्तों इस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है। दोस्तों इसमें हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत से जितने भी सवाल यानी कि मेडिएवल इंडिया से जितने भी सवाल आते हैं बीपीएससी में या सवाल पूछे जा चुके हैं उसका सीरीज करने वाले हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आपका टीआरई शिक्षक बहाली को लेकर, जो कि आपका अगस्त में एग्जाम होने वाला। दोस्त जैसे कि आपको पता होगा इससे पहले ही चैनल पे जितने भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, चाहे वो ईवीएस हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री में वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और ईवीएस हो, सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन अपलोड हो गया है। इसके बाद ये जो आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके बाद जो कल आपका वीडियो दोस्तों आएगा वो आएगा मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का। तो 3 दिन में आपका टोटल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं दोस्त। ठीक है, तो बहुत हो गई बातें, अब डायरेक्ट हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे पहला सवाल आता है दोस्तों मध्यकालीन भारत का, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का दोस्तों जो प्रथम शासक था यानी कि भारत में जो संस्थापक भी माना जाता है गुलाम वंश का, वो था मेरा कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग याद रखिएगा यह एक तुर्क जनजाति का था। ठीक, तो यानी कि इसका श्रेय भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक का भी जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी दोस्तों कहाँ पे थी? तो जो कुतुबुद्दीन की राजधानी थी वो थी मेरा लाहौर में। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों एक ये मस्जिद है जो कि इसी के द्वारा यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया ये मस्जिद था, अजमेर में स्थित है। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलेंगे। इससे पहले इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का भी इसने स्थापना दिल्ली में कराया गया था। ठीक, उसी ने कुतुब मीनार का भी कार्य प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं दोस्त कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो जो काम स्टार्ट जो हुआ था दोस्तों कुतुब मीनार का वो हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन जो इसका पूरा करने का श्रेय जाता है यानी कि टोटल बनवाने का श्रेय जो जाता है दोस्तों वो जाता है मेरा इल्तुतमिश का। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? अख्ता वही इक्ता के बारे में ही बोल रहा है, तो जो प्रदान किया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला जैसे कि सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था दोस्तों? तो जो सबसे पहले बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था वो था यहाँ पे बख्तियार खिलजी। मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। अगला सवाल की तरफ चलेंगे और सवाल नंबर मेरा 7वां है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो जो पहला विवरण मिलता है इसके बारे में कि बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण किया था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, वो मिलता है दोस्तों तबकात ए नासरी बुक में। ये जो तबकात ए नासरी है इसका जो लेखक भी आप लोग याद रखिएगा मिनहाजुद्दीन सिराज इसके लेखक थे। ठीक है दोस्त, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने किया था? जैसे कि अभी आप लोग को बताएं वो किया था मेरा यहाँ पे बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्त कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। अपना प्रथम जो सूबेदार था दोस्तों किसको नियुक्त किया था? तो वो नियुक्त किया था नसीरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो किसने किया था? ये किया था बलबन ने। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
अगला सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्त कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो ये सबको पता होगा, रक्त एवं लौह की जो नीति अपनाई थी वो अपनाई थी बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं, जब उसने राजत्व प्राप्त किया, किंगशिप प्राप्त किया, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों में पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए मतलब कहा था दोस्तों। तो ये जो कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये बोला गया था। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो किसकी ये मृत्यु हो गई थी, वो जफर खां की मृत्यु हो गई थी। ये अलाउद्दीन का सेनापति था। ठीक, अगला सवाल बढ़ने से पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और वो चाहते हैं कि एक अच्छा कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल मिल जाए जिससे कि उनको पढ़ने का थोड़ा सहूलियत हो जाए, सारा चीज़ एक जगह मिल जाए और अच्छे से खुद से वो तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन यहाँ पे हमने कंटेंट रेडी कर दिया है उन लोगों के लिए, जो कि कम समय में अच्छे से अच्छे तैयारी दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि ये इसका जो मैंने नाम रखा है बीएससी पीआरटी सिलेक्शन किट है। इसमें आपको जो कंटेंट मिलने वाले हैं दोस्त वो मिलने वाले हैं जो बिहार सरकार अपने स्कूल में बुक्स पढ़ाती है, क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक का, उसका जितना भी बुक्स है आर्ट्स का और साइंस का सारा समरी हम दे देंगे। बाकी बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आज तक दोस्तों, उसका सब्जेक्ट वाइज सबका हम क्वेश्चन और आंसर, जैसे कि ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन इसी के साथ में मिल जाएंगे। इसी के टाइप से सारा का सब्जेक्ट वाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में 500 जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके करंट अफेयर होने वाले हैं 2022-23 का, ये सारा कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में मैथ्स भी होंगे। तो अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे आप जो नंबर देख रहे हैं दोस्तों, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर सारा जानकारी मिल जाएगा। ये अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है, जिसको भी परचेज करना जल्दी से जल्दी परचेज कर लें। इसका जो प्राइस है दोस्तों 299 रुपये है। ठीक, अब बहुत हो गई बातें, अपना चलते हैं अपना पढ़ाई के ऊपर। क्या है मेरा दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन, जैसे कि 13 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों चलेंगे। 14 क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर की है कि क्या है, राजा पद्मिनी का नाम, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है दोस्त। तो उनके पति का नाम क्या था, तो उनका पति का नाम था राणा रतन सिंह। इस पे एक पद्मावत मूवी भी आया था, उसमें भी आप लोग इस चीज़ के बारे में दिखाया गया है। अगला सवाल कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था दोस्तों। तो देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर होता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो किस शासन के काल में हुई, वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अगला सवाल है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण कराया था दोस्तों वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके पहले जो इसका निर्माण हुआ था दोस्तों वो हुआ था लाल पत्थरों के द्वारा तथा संगमरमर से निर्माण हुआ था। ये 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था दिल्ली में। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं बीपीएससी 2019 में ही पूछा गया है। तो किसने कराया था दोस्तों, तो वो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। आप लोग याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने ही एक हव्य सर्व नामक सिंचाई कर भी लगाया था। ये कर लगाने वाला दिल्ली का ये प्रथम सुल्तान था। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था दोस्तों। तो जो दारुल सफ़ा था यह एक खैराती अस्पताल था, यानी कि ये सरकारी अस्पताल, इसको फ्री का अस्पताल बोल सकते हैं, था। ठीक, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया दोस्त। तो ये सबसे बहुत बढ़िया काम किया है। किसने किया था, वो काम किया है फिरोज तुगलक ने, कि बेरोजगारों को इन्होंने रोजगार दिया है। आज के समय में रोजगार एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप हर गली मोहल्ला में चले जाइए, वो ऐसा कम से कम आपको 70% आदमी ऐसा ही मिलेगा कि जिसके पास कोई रोजगार ही नहीं है, वो बेरोजगार बैठा है। अभी जैसे आप लोग को भी देख लीजिए, बहुत सारे लोग हो गए जो कि ये अपना परीक्षा देकर रोजगार लेना चाह रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि ऑलरेडी जॉब में होंगे, सोच रहे होंगे चलो अच्छा जॉब है कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश जो लोग होंगे वो बेरोजगार ही होंगे। तो इसीलिए बेरोजगारी पर अगर कोई काम करता है तो ये बहुत ही बढ़िया काम है। इससे
देश और समाज के भी दोस्तों विकसित होती है। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे दोस्त? तो किसके दरबार में थे? ये थे फिरोज तुगलक के दरबार में। ठीक, इसने फिरोज तुगलक ने दासों के लिए एक अलग ही विभाग की स्थापना कर दी थी। उस विभाग का भी कभी कभी नाम पूछता है दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। इसके पास जो दास थे दोस्तों, कम से कम 2 लाख तक के ये दास, यानी कि 2 लाख तक ये नौकर रखता था अपना। समझ सकते हैं इस बात को। इसका रईसी कितना था फिरोज तुगलक का। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था दोस्तों? तो किसने किया था? ये भी फिरोज तुगलक ने किया था। ये सब सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलिएगा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो किसके शासनकाल में आया था दोस्त? तो वो आया था देवराज सेकंड के शासनकाल में। देवराज सेकंड ये जो है ये संगम वंश का एक राजा था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 24 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो किसका राज्य स्थापित हुआ था तैमूर लंग के मतलब आक्रमण के बाद? वो स्थापित हुआ था मेरा यहाँ पे सैयद वंश का। आप लोग याद रखिएगा, जो तैमूर था दोस्तों भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक, 1398 में जब आक्रमण किया था उस समय तुगलक वंश का यहाँ पे शासन था। जब ये आक्रमण किया था तुगलक वंश बहुत ही कमज़ोर हो जाता है तथा उसके बाद सैयद वंश का स्थापना करता है। अगला सवाल है 25वां क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? आगरा शहर का जो स्थापना का श्रेय जाता है दोस्तों वो जाता है सिकंदर लोदी को। आप लोग याद रखिएगा। सिकंदर लोदी के मतलब एक और फैक्ट है, यह गुलरुखी नाम से कविता लिखा करता था। कौन करता था? सॉरी, सिकंदर लोदी करता था ये काम। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं दोस्त, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो ये तो आसान सवाल है, सभी लोग जवाब दे देंगे। जो संस्थापक था हरिहर और बुक्का। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर होता है। अगला सवाल है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो किसने छीना था दोस्तों? वो छीना था हरिहर सेकंड ने। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आएगा दोस्तों कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो किस राजा के साथ लड़ा था? वो लड़ा था कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होता है। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? क्या थी उसका विशेषता? वो विशेषता था भू राजस्व। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर को जो साम्राज्य का मतलब अत्यधिक जो वित्तीय व्यवस्था था, सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन होता था इसका राजकोष में, वो होता था भू राजस्व से। तो एंशिएंट में या मिडिएबल में देखिएगा सबसे ज़्यादा जो किसी भी राज्य का वित्तीय व्यवस्था होता था वो कर ही होता था। कर यानी कि टैक्स होता था, और जो सबसे ज़्यादा जो टैक्स लगते थे वो भू राजस्व पे ही लगते थे। आई होप कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अभी तक अगर के वीडियो आप लोगों ने लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, उसके बाद आगे देखना प्रारंभ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं दोस्त आपके स्क्रीन पर है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है? तो विजयनगर का जो अवशेष मिला है ये मिला है हम्पी में। हम्पी अभी कहाँ पे है? आप लोग ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला सवाल है कि दीवान अर्ज विभाग संबंधित है दोस्तों। तो दीवान अर्ज जो विभाग था इसका स्थापना पहले जो किया था वो किया था बलबन ने। ये चीज़ भी याद रखिए, ये भी सवाल पूछता है। ये था एक मेरा रक्षा विभाग था दीवाने अर्ज। ठीक, अब इसके प्रमुख अधिकारी जो थे, सैन्य अधिकारी जो थे दोस्तों, उसको दीवाने आरिज तथा आरिज़े मुबालिक कहा जाता था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर है यहाँ पे कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की जो राजधानी थी दोस्त वो थी रायगढ़ में। इन्होंने ये राजधानी थी रायगढ़ में। ये जो अपना मतलब राज्याभिषेक हुआ था इनको रायगढ़ के किला में ही हुआ था 1674 ईस्वी में। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होता है। अगला सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी दोस्तों? तो सरंजामी जो ये व्यवस्था था वो था एक भू राजस्व व्यवस्था था, यानी कि जो
मराठा राज्यों के था दोस्तों, ये भू राजस्व का एक प्रथा था जिसमें कर लिया जाता था। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उस्र और मुक्तई। तो जो ये जो आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, खराज, उस्र और मुक्तई, ये दोस्तों जो लगते थे ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये जो खुम्स था दोस्तों ये लूट का धन था। जैसे कि कोई भी अगर के दूसरे राज्य पर ये राजा अटैक करता था तो उससे जो भी धन दौलत लूट के आता था उसको खुम्स बोला जाता था। ठीक, खुम्स का क्या नियम था? जो खुम्स था दोस्तों वो 4/5 भाग मतलब सैनिकों में बांट दिया जाता था और इसका 1/5 जो धन था दोस्तों ये राजकोष में जमा कर लिया जाता था। ठीक, ये काम होता था। लेकिन जो मोहम्मद तुगलक था इसने क्या किया कि 4/5 जो धन था दोस्तों अपने राजकोष में जमा करा लिया था और 1/5 ही अपने सैनिकों में बांटता था। तो ये तो काम हुआ था। ये जो 4/5 सैनिकों में बांटता था ये अलाउद्दीन खिलजी करता था और जो 1/5 बांटता था वो किया था मोहम्मद तुगलक ने। आप लोग ये चीज़ को याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं तो कि किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किसने किया था? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं, शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो ये थे सुहावर्दी संप्रदाय के। सुहावर्दी संप्रदाय से भी बहुत सारा सवाल पूछता है, आप लोग थोड़ा बहुत अगर टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा इससे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो किसने विभाजित किया था दोस्तों? ये किया था शेर शाह ने तथा इसका बेटा इस्लाम शाह ने। ये दोनों ही ये व्यवस्था को अपनाया था, इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ई मेरा यहाँ पे राइट आंसर होता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित क्या था? यह एक राज्य कानून से संबंधित है जवाबित। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्त। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं है सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो जो इसमें टांका और ससगनी था दोस्तों ये चांदी के बने हुए थे और जो जीतल था वो बना हुआ था तांबा का। अगर उस समय में तांबा और जीतल का जो अनुपात होता था दोस्तों 1:48 होता था। यानी कि अगर एक जिसका वैल्यू 1 है, मान के चलिए कि टाका का, वही उसके बराबर में जो जीतल का वैल्यू होता था वो 48 रुपये होता था। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ये पूछ देता है कभी कभी कि टाका और जीतल का दोनों का वैल्यू का अनुपात क्या था? तो 1:48 था। अगला सवाल है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो जो भारत में कागज़ का प्रारंभ हुआ था दोस्त वो हुआ था 12वीं शताब्दी में। सबसे पहले विश्व में सबसे सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चाइना में हुआ था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है कि तबकात नासरी का लेखक कौन है? इससे पहले ही हम ये चीज़ को बताएं, तबकात नासरी का जो लेखक था मिनहाजुल सिराज था। अगला सवाल की तरफ देखते हैं कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे कि उनके भक्त समझते थे जिस भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? कौन सा सुल्तान था जिससे निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो वो कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला सवाल जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की जो रचना की थी वो की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद पद्मावत की भी रचना यही मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। ये भी सवाल पूछ सकता है आपसे। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 46 नंबर की, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था दोस्त? तो सबसे बड़ी जो मुख्य कारण था वो था उसकी
सैन्य कुशलता का साथ साथ में ही इन्होंने ये तोप का भी उपयोग किया था, लेकिन सबसे जो अच्छा माना जाता है उसकी सैन्य कुशलता की। उसको जो मतलब उसका जो सैनिक थे बहुत ही कुशल थे, वो आधुनिक हथियार को भी चलाना उस समय जानते थे। अगला जो सवाल है कि तुज़-ए बाबरी किस भाषा में लिखी हुई है? तो जो तुज़-ए बाबरी है वो टर्की में लिखी गई है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो कब किया था चुनार दुर्ग में? 1532 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका अच्छा आंसर होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है दोस्त कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो किसने निर्माण कराया था? वो किराया था हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं का मकबरा का निर्माण दिल्ली में कराया था। अब ये कब कराया था? 1564 ईस्वी में कराया था। अब ये भी याद रखिएगा, भारत का प्रथम जो गुंबद वाला मकबरा था यही हुमायूं का मकबरा था, जिसका निर्माण हाजी बेगम ने कराया। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो इसमें अगर कि आप लोग दोस्त देखिएगा तो वो हो जाएगा मेरा देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। ठीक है, जो देवरा का युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1531 ईस्वी में। उसके बाद जो चौसा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1539 ईस्वी में। उसके बाद जो कन्नौज का युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1540 ईस्वी में, और जो सरहिंद का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1555 ईस्वी में। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो कौन था? वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का इतिहास दोस्तों बिहार से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए इससे सवाल पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। ठीक, अगला सवाल जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप लोगों ने घूमा नहीं होगा तो ज़रूर रोहतास जिला के हेडक्वार्टर सासाराम में आप लोग जाइएगा, वहाँ पर ये स्थित है। शेरशाह का मकबरा बहुत ही सुंदर है, लेक के बीच में बनाया गया है, अच्छा लगेगा आपको देखने में। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं दोस्त, अगला है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे दोस्त? तो ये सेनापति कौन थे? हकीम खान थे महाराणा प्रताप के। आप लोग याद रखिएगा, कोई मुस्लिम देखकर उसको महाराणा प्रताप का ऐसा मत समझिए कि वो नहीं है, ये हकीम खान थे। आप लोग याद रखिएगा, ये गलत मत कीजिएगा। अगला सवाल है दोस्त कि अगला जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? तो किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? वो किया था अकबर ने। ठीक, और अकबर से और याद रख सकते हैं जो 1562 में अकबर ने क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया था। 1563 ईस्वी में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था इसने। ये सब पूछा जाता है। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो कब मिलाया था? 1576 ईस्वी में अकबर ने बिहार को अपने क्षेत्र में मिलाया था मुगल साम्राज्य में। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ दोस्त? तो किसके शासनकाल में हुआ? उस समय था अकबर का शासनकाल। अगला देख सकते हैं कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी जो लिखी गई दोस्तों वो लिखी गई अबुल फजल के। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 है मेरा कि इमामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इमामुद्दौला का जो मकबरा था दोस्तों वो बनाया था नूरजहां ने। ठीक, ये भारत का ऐसा पहला मकबरा था दोस्तों जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर वगैरह का यूज किया गया था। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राचीनकारी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? वो संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना पिट्रा ड्यूरा कहलाता है। ठीक, आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे बिना देर किए हम लोग कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। बंटाई जो शब्द था दोस्तों वो क्या था? वो था लगान निर्धारण करने का तरीका था बंटाई। ठीक है, और आप लोग जैसे कि आप लोगों के पास बिल्कुल भी अब टाइम नहीं बचा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अब मॉक टेस्ट लगाना आप लोग स्टार्ट कीजिए। जितना ही मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपको उससे एक ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे टाई अप करते हैं दोस्त। तो आपको कट ऑफ भी इससे देखिए, कट ऑफ बहुत लोग पूछते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। आप अपना ये मतलब एक लगा के चलिए कि आपका जो कट ऑफ
कट ऑफ क्या आप जो तैयारी कर रहे हैं वो 70 to 80% आपका मार्क्स अचीव होना चाहिए। अगर इतना अचीव होता है तो आपको कट ऑफ का देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल ही एक सेफ जोन में। कट ऑफ तो खैर इतना नहीं जाएगी, लेकिन आपको अभी से अपना प्रैक्टिस इतना करना है कि 70 to 80% मार्क्स आराम से आप अचीव कर ले। ठीक, और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्त की दस्तान ने आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था, ये जो चित्रांकन है इसका जो काम स्टार्ट किया गया था दोस्तों वो किया गया था अब्दुस समद के द्वारा किया गया था, और ये इसका जो काम का अंत किया गया था वो मीर सैयद अली के द्वारा किया गया। तो इसमें इस सवाल में बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि मतलब किसने प्रारंभ किया था या किसने अंतिम किया था, तो ये दोनों ही के आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों थे अब्दुस समद और मीर सैयद अली जो कि ये काम में किया था। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्त की यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। तो किसके दरबार में हुआ इसका, तो वो हुआ मेरा यहाँ पे यूरोपीय चित्रकारी का अकबर के दरबार में। अगला सवाल की तरफ चलेंगे तो अगला सवाल जैसे कि आपको देख सकते हैं कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किसके राज दरबारी थे ये दसवंत और बसावन दोस्तों, किसके राज दरबारी थे, तो ये थे हमारे अकबर के दरबारी थे। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची। तो किसके काल में पहुंचा, वो पहुंचा जहांगीर के काल में। शाहजहां के काल में मत मारिएगा, जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ेगा, चित्रकला जो पहुंचा था वो जहांगीर के काल में पहुंचा था। वही अगर पूछता कि स्थापत्य कला किसके मतलब शीर्ष बिंदु पर था काल में, तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे ये शाहजहां। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी दोस्तों, यानी किसने लगाया था जब्ती प्रणाली, तो लगाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके देख सकते हैं कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ये बात किसने कहा था, तो ये बात दोस्तों कहा था विलियम फिंच ने। ठीक, अगला सवाल है आपका कि कश्मीर का अकबर नाम से कौन सुल्तान को जाना जाता था, यानी कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था, तो कहा जाता था दोस्तों सुल्तान जैनुल आबदीन को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका कि 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। तो 2 अस्पा और सी अस्पा किसने शुरू किया था, वो किया था दोस्तों जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है यहाँ पे आपका ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था दोस्तों, तो क्या था, वो था गंधार को लेकर हमेशा ये दोनों झगड़ते रहते थे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 72 है आपके दोस्तों कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया। तो ये सब लोग जानते हैं किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। ये जो लाल किला है दोस्तों ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, के कारण ये लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, इसका जो निर्माण कार्य मतलब ख़त्म हुआ था वो हुआ था 1648 ईस्वी में। आप लोग ये भी याद रखिएगा। जो लाल किला है दोस्तों इसका जो पश्चिमी द्वार है उसको लाहौरी दरवाज़ा बोला जाता है, तथा जो दक्षिणी दरवाज़ा है दोस्तों उसको दिल्ली दरवाज़ा बोलता है। ये सब भी हो सकता है कभी कभी सवाल आपसे पूछ दे। ठीक, अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है दोस्तों, तो किसने कहा था, वो कहा था A.L. श्रीवास्तव ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है, तो जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देख सकते हैं आपका 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1666 ईस्वी में पटना साहिब में। अगला सवाल है आपका कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था। तो मुहतसिब तो था दोस्तों ये था लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट सवाल है कि जैसे कि देख सकते हैं, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है दोस्तों, क्या इंगित करता है? ये करता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, यानी कि ऐसा भूमि जिस पर टैक्स नहीं लगता था उसको बोलते थे मदद ए मास। ठीक, आशा करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो जो अंतिम मुगल सम्राट था वो था मोहम्मद शाह। यहाँ पे इसको मोहम्मद शाह बोलते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। इसके बाद क्या हुआ था, 1739 ईस्वी में नादिर शाह आक्रमण किया था, अब इसको ईरान लेकर चला गया था, ये भी आप लोग जानते होंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका 79 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो कौन सा मुगल शासक था दोस्तों? वो शासन था शाह आलम द्वितीय। ठीक, यहाँ पे मेरा इस सवाल का, इस सेशन का टोटल सवाल ख़त्म होता है दोस्तों। आपके परीक्षा में जितने भी सवाल पूछे गए थे ये 2023 चल रहा है दोस्तों। इससे पहले के जितने भी सवाल पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा आपका मिडिएवल इंडिया से सारा का सारा हमने कवर कर लिया। जो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आएगा वो आएगा मॉडर्न इंडिया का, तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्त, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका जॉब होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।